कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं टीडीएस और टीसीएस में, उनका इम्पैक्ट बिजनेस पर क्या आया है, उनकी जो एंट्रीज हैं, जो डेटा फीडिंग है, उसकी विजी में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जाए ताकि हमें जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट हैं, जो रिटर्न्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से हमें बिजी में मिल सके, कम से कम एरर के साथ मिले, और डेटा फीडिंग में जो क्लैरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं उनसे हम बच सकें। तो इन्हीं चीजों को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ मेरी टीम में मिस्टर अप्रतिम हैं, जो आज की प्रेजेंटेशन हम सबके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ टीम केजीएसएस से मोहन सर हमारे साथ हैं। तो हम देखेंगे आज के सेशन में कि टीडीएस और टीसीएस के रूल्स क्या कहते हैं, कौन कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस है जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, किनको इसे, किन लोगों को इन्हें स्किप करना है और किनको इन्हें एप्लीकेबल करना है अपने बिजनेस में। और साथ में एक देखेंगे बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल फीचर, GSTR1 डायरेक्ट अपलोड ऑन पोर्टल। अक्रॉस द मार्केट बिजी वो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जिसने ये फीचर को इंट्रोड्यूस किया कि आप बिजी के इंटरफेस में रहते हुए, मैं समझता हूं कि बिजी के जितने भी यूजर्स आज हमारे साथ हैं, सभी लोग रिटर्न फाइल करने के लिए बिजी की जेसन फाइल का यूज करते हैं और उसको पोर्टल पर अपलोड करते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से बिजी ने अब जो इम्प्लीमेंटेशन दी है और अब जो हमें फीचर्स प्रोवाइड किया है कि बिजी में ही रहते हुए हम जेसन फाइल को विदाउट एक्सपोर्ट किए डायरेक्टली अपने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। हमें उसे एक्सपोर्ट करने की और वापस पोर्टल पे लॉगिन करके इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये पूरा एक जो प्रोसेस था उसको मिनिमाइज कर दिया गया है, उसको सिमुलेट कर दिया गया है। यही इसी टॉपिक के साथ अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अब मैं चाहूंगा कि मैं इनवाइट करना चाहूंगा मोहन सर, प्लीज हमें ज्वाइन करें और आप सभी के साथ दो शब्द में बात करके फिर हम आगे सेशन को कंटिन्यू करें। सो मोहन सर, प्लीज ज्वाइन अस। Hello everyone. First of all are welcome. Myself Mohan Gupta. Welcome all participants in this webinar, which we are conducting to update you and you are regarding the recent changes in the TDS and TCS as well as for GSTR1. As it is very beautifully, powerfully and efficiently implemented in Busy. We know that जो हमारे विशाल हैं और अप्रतिम हैं, ये बहुत पावरफुली कई वेबिनार्स को हैंडल कर चुके हैं अभी तक, और मैं जानता हूं कि ये विशाल और अप्रतिम बहुत बेहतर ढंग से हमें इन चेंजेस के बारे में बताएंगे। सो लेट्स वेलकम एंड एंजॉय द वेबिनार। थैंक यू। थैंक यू मोहन सर फॉर वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच। और सेशन को अब आगे लेके चलते हैं, और इसी के साथ अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अप्रतिम, प्लीज ज्वाइन द सेशन एंड कंटिन्यू टुडेज प्रेजेंटेशन एंड टुडेज वेबिनार सेशन। अगेन सर, सभी से रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट से, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिएगा, इजी रहेगा हम सभी के लिए सेशन को स्मूथली चलाने के लिए, रखने के लिए। कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, आप उसको नोट कर सकते हैं और चैट बॉक्स से हमारे पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ नाउ ओवर टू अप्रतिम, प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू मोहन सर। सबसे पहले तो आप सभी का आज की इस वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम अप्रतिम है और मैं आज के इस वेबिनार को आगे अब कंटिन्यू करने वाला हूं। जो भी टेक्निकल प्रेजेंटेशन है आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा इस वेबिनार का जो मेन टॉपिक होगा उसमें जो होगा मेन फोकस है हमारा जो रिसेंट टीडीएस और जो टीसीएस है उसके अंदर हमने चेंजेस क्या किए हैं और उस चेंजेस को बिजी में किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट किए हैं उसको हम देखेंगे। उसके साथ में जो GSTR1 में कुछ रिसेंट चेंजेस हुए हैं उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हम देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि बिजी के अंदर आज के समय में कौन से डिमांडिंग फीचर्स हैं। हो सकता है आप सभी लोग उस डिमांडिंग फीचर्स को आप यूज कर रहे हो या कुछ लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके बिजनेस के लिए वो रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो जो डिमांडिंग फीचर है बिजी का आज के समय में, सबसे पहला आता है हमारा ई इनवाइस का प्रोसेस। बिजी के अंदर ई इनवाइस का फीचर अवेलेबल है, बस ये आपको इनेबल करना है। जैसे ही सेल की ट्रांजेक्शन सेव करेंगे आपसे बिजी ई इनवाइस जनरेट करने के लिए पूछेगा और विद इन अ सेकेंड ई इनवाइस जनरेट होगा और आपका ई इनवाइस का प्रिंट आउट भी बिजी के अंदर रहते हुए ही आपके पास मिल जाएगा।
सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑटोमेटिक ई वे बिल जनरेशन का। इसमें जितने भी तरीके की आप इनवाइसेस बनाते हैं जिसके ऊपर आपको ई वे बिल बनाना होता है, उन हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर बीजी आपसे पूछेगा ई वे बिल जनरेट करना है। विद इन अ सेकेंड बिजी में रहते हुए ही आप ई वे बिल ऑटोमेटिकली बना लेंगे और उसकी प्रिंट आउट भी आपको बिजी से ही मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट है हमारा जीएसटीआर रिकंसिलेशन का। जैसा कि आप सभी को पता है आज के समय में जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करने के लिए कितनी चीज़ों की रिकंसिलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बीजी के अंदर जितने भी रिकंसिलेशन होने चाहिए वो सारे बीजी के अंदर अवेलेबल हैं। जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन, 2B रिकंसिलेशन, इवन हमने जीएसटीआर 1 रिकंसिलेशन भी दिया हुआ है। जीएसटीआर 3B रिकंसिलेशन और कंपोजिशन स्कीम के लिए जीएसटीआर 4A रिकंसिलेशन का भी प्रोसेस इसके अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर आप जेसन फाइल डायरेक्टली बिजी ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है और आपके बुक्स की डेटा को कंपेयर करके आपको दिखा देता है। कोई मिसमैचेस हैं तो आपके सामने सामने नजर आ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि जीएसटी रिकंसिलेशन को के ऊपर एक अलग से वेबिनार होना चाहिए तो आप प्लीज हमें फीडबैक दें, इसको लेकर के हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसी टॉपिक पे पर्टिकुलर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर जो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जीएसटी नंबर को वैलिडेट करने का प्रोसेस है। इसके अंदर क्या है कि जितने भी आपकी पार्टियां बिजी के अंदर आप बनाते हैं उन हर एक पार्टीज के जीएसटी नंबर को बिजी ऑनलाइन वैलिडेट कर देता है और ये चेक करके आपको बताता है कि ये जीएसटी नंबर सही है। अगर सही है तो इसका GSTR1 क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है या मंथली होता है, या फिर अगर गलत है तो गलत ही है। और अगर आगे जाकर के किस डेट को कैंसिल हो गया या सस्पेंड हो गया तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे आपको बिजी में ही रहते हुए आपको अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आगे GSTR1 जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे इनवैलिड जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या आपको एरर दे देता है। फिर एक हमने इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर का भी प्रोविजन प्रोवाइड किया है। आज के समय में सब कुछ हमारा इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, तो आप डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन यूज करके अगर आप अपनी इनवाइसेस को, टैक्स इनवाइसेस को डायरेक्टली पार्टी को ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए आप अपने इनवाइसेस को डिजिटली साइन करके पार्टियों को भेज सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन आप बिजी के अंदर यूज करके अपनी इनवाइसेस को और भी ऑथेंटिसिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप जो है कि टीम केजी सॉफ्टवेयर से या मोहन जी से बात करके अपने सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोबाइल ऐप का फीचर है, जिसके अंदर आप 24/7 कहीं पर भी बैठ करके कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं और सेल्स ऑर्डर और रिसिप्ट की एंट्री भी मोबाइल ऐप के जरिए आप अपने डेटा में फीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास बिजी एजेंट एक एप्लीकेशन है जिसका काम है कि आपकी जितनी भी कंपनियां आपके सिस्टम पे हैं उन हर एक कंपनियों का बैकअप लेना ऑटोमेटिक मोड में। आप जो है कि टाइम डिसाइड कर लेंगे कि दिन में 3 बार इतने बजे आपकी हर एक कंपनियों का बैकअप ले ले, तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उन सारे कंपनियों का बैकअप लेगा और आपको ईमेल पे अपडेट कर देगा या एक नोटिफिकेशन मैसेज भेज के आपको अपडेट कर देगा कि इन इन कंपनियों का बैकअप सक्सेसफुली हो गया है या इन कंपनियों का बैकअप नहीं हुआ है, कुछ एरर्स थे उसके अंदर। तो मेरा सजेशन होगा यहाँ पे कि जो लोग इसको यूज करते हैं अच्छी बात है, जो लोग यूज नहीं करते हैं आप बिजी एजेंट को अपने सिस्टम पे इमीडिएट बेसिस पे इम्प्लीमेंट करा लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस एप्लीकेशन, जिसको शॉर्ट नेम में हम BNS बोलते हैं। ये एप्लीकेशन का क्या काम है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप बिजी में फीड करते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को विद PDF अटैचमेंट आपके इस एप्लीकेशन पे बिजी ऑटोमेटिकली सेंड कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस एप्लीकेशन को जो बिजनेस ओनर है वो यूज करते हैं तो वो अपने ऑफिस में हैं या नहीं है, उनको टाइम टू टाइम जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजी के अंदर हो रहे हैं उसकी PDF इनवाइस उनके पास मोबाइल पे एज अ नोटिफिकेशन आती रहती है, वो उसको देख करके किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे छोटे शब्द में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एप्लीकेशन बिजी का व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। तो इसको भी अगर आप अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो टीम केजी सॉफ्टवेयर से बात करके अपने सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करा लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैंक प्लगइन का। तो जितने भी हमारे कस्टमर हैं जो ICICI बैंक की नेट बैंकिंग के प्रोसेस को यूज करते हैं, उनके पास उनका करेंट अकाउंट है, तो इस एड ऑन को लेकर के आप बिजी में रहते हुए ही डायरेक्टली
बैंक से पेमेंट और जो बैंक रिकंसिलेशन का प्रोसेस है सारा कुछ आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर इसमें इनवाइस है, इनवाइस के अंदर जो भी आप अपने टैक्स इनवाइस प्रिंट करते हैं उसको आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अपने इनवाइसेस को प्रिंट करा सकते हैं। आप हिंदी फॉर्मेट में अपने इनवाइस को प्रिंट कर सकते हैं, तो ये भी एक यहाँ पे एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्यूआर कोड का। अब आप अपने टैक्स इनवाइस के ऊपर क्यूआर कोड को प्रिंट कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को प्रिंट करने से क्या बेनिफिट होगा कि आप अपनी बैंक की डिटेल जो होती है यूपीआई क्यूआर कोड उसको प्रिंट करा देंगे। जिस भी कस्टमर को आपने इनवाइस दिया उस क्यूआर कोड को वो अपने किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे कि गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम, इन सारे एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के साथ उस वाउचर का जो अमाउंट होगा वो भी ऑटो पिक हो जाएगा। तो आप इस क्यूआर कोड के फीचर को अपने टैक्स इनवाइस के ऊपर आज के समय में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट एडिशनल फीचर है जिसमें हमने व्हाट्सएप का भी प्रोविजन प्रोवाइड किया है बिजी के अंदर। सब आज से पहले हम क्या करते थे कि जो भी किसी को अपने कस्टमर्स को कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है तो वो हम टेक्स्ट एसएमएस सेंड करके भेजा करते थे, क्योंकि आज के समय में व्हाट्सएप जो है कि बहुत ही प्रचलित है, सभी लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो हमने व्हाट्सएप का भी प्रोविजन प्रोवाइड किया है। इसके अंदर आप अपने टैक्स इनवाइस को या फिर आउटस्टैंडिंग जो रिमाइंडर है वो सारे चीजें आप कस्टमर के डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप से भेजते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि इस कस्टमर ने आपके मैसेज को रीड किया है या नहीं, तो वो डिटेल आपको व्हाट्सएप से भी अवेलेबल हो जाता है। तो आप ये प्रोविजन को भी यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे जो हमारा टीसीएस और टीडीएस है। तो टीसीएस की बात अगर हम करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टीसीएस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अक्टूबर ऑनवर्ड एप्लीकेबल हुआ था, जिसमें 206C1H सेक्शन एप्लीकेबल हुआ था। तो उस रूल के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन प्रोवाइड किया था कि जो भी बिजनेस ओनर, जो भी कंपनियां हैं जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा थी वो एलिजिबल थी टीसीएस को कलेक्ट करने के लिए। तो टीसीएस कलेक्ट किनसे करेंगे, तो वो उन पर्टिकुलर पार्टी से टीसीएस कलेक्ट कर सकते थे जिससे उनकी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख से ऊपर की सेल या फिर रिसिप्ट हो चुकी हो, तो उन्हीं पर्टिकुलर पार्टी से वो टीसीएस कलेक्ट कर सकते थे। तो बिजी के अंदर हमने क्या प्रोविजन दिया है कि आपको पैन नंबर के बेसिस पे बिजी आपको नेट सेल और नेट रिसिप्ट का अमाउंट दिखाई देगा जब भी आप सेल वाउचर की एंट्री करेंगे बिजी में या आप रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करेंगे। और जैसे ही वो 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो बिजी आपको वार्निंग प्रोवाइड करेगा। और बिजी में हमने दोनों प्रोविजन दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेल वाउचर पे टीसीएस कलेक्ट करना चाहें तो आप सेल वाउचर पे टीसीएस को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे रिसिप्ट पे करना है तो आप रिसिप्ट वाउचर पे टीसीएस को कलेक्ट कर सकते हैं। हमने दोनों प्रोविजन दिया है, आप अपने अनुसार किसी एक पे डिसाइड कर सकते हैं। साथ में ही टीसीएस की रिपोर्ट और टीसीएस की रिपीट कर दोगे सर एक बार? जी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सर। जैसा कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर ऑनवर्ड से टीसीएस का एक नया रूल एप्लीकेबल हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि जिन भी कंपनियों की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगी वो एलिजिबल हैं टीसीएस को कलेक्ट करने के लिए। टीसीएस कलेक्ट किनसे करेंगे, उन पर्टिकुलर पार्टीज के साथ जिन पर्टिकुलर पार्टी से उस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर की सेल हो चुकी हो या 50 लाख से ऊपर की रिसिप्ट हो चुकी हो, तो उसके ऊपर उनको जो है कि टीसीएस कलेक्ट करना था। तो बिजी के अंदर हमने दोनों प्रोविजन दिया है कि आप सेल पे टीसीएस चार्ज करना चाहते हैं तो सेल पे कर लीजिए, या रिसिप्ट के टाइम पे अगर आप टीसीएस कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिसिप्ट के टाइम पे टीसीएस कलेक्ट कर लीजिए। और बिजी के अंदर टीसीएस रिपोर्ट और टीसीएस ई रिटर्न एज इट इज पहले की तरह अवेलेबल थी। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल तरीके से बिजी में कौन कौन से ऑप्शन हमें टीसीएस को यूज करने के लिए यूज करना होता है। तो हम अब अपने कंपनी में आते हैं। कंपनी में आने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन, यहाँ पे आपको नजर आएगा TDS/TCS, इस पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इनेबल टीसीएस रिपोर्टिंग के ऑप्शन को ऑन करना है। बाकी जो हमारे फॉर्म की डिटेल्स है उसको यहाँ पे फीड करेंगे और नीचे की तरफ एक ऑप्शन हमें नजर आएगा
warning for TCS in sale under section 206 C1H। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन नजर आएंगे, नो एक्शन, वार्निंग ओनली और डोंट अलाउ। नो एक्शन का मतलब ये हुआ कि मैं जब सेल का ट्रांजेक्शन बनाऊं तो मुझे वहां पे TCS चार्ज नहीं करना है, मुझे वार्निंग मत डिस्प्ले करिए। और वार्निंग ओनली का मतलब हुआ कि सेल के टाइम पे अगर वो 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो बिजी आपको वार्निंग देगा कि TCS चार्ज करना है। अब आपके ऊपर वहां पे ऑप्शन है यस या नो करने का। यस करेंगे तो TCS चार्ज हो जाएगा, नो करेंगे तो TCS चार्ज नहीं होगा। अगर हम डोंट अलाउ को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा यस या नो करने का। TCS चार्ज नहीं करेंगे तो बिल ही सेव नहीं होगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रिसिप्ट के लिए सेम ऑप्शन होगा। अब हमने चूंकि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सेल पे चार्ज करना चाहते हैं तो उसको इनेबल कर लीजिए, रिसिप्ट पे करना चाहते हैं तो उसको इनेबल कर लीजिए। मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि दोनों में से किसी एक को आप डिसाइड करिए, आइदर सेल पे या रिसिप्ट पे। लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों पे मुझे करना है तो फिर वहां पे आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपने रिसिप्ट के टाइम पे TCS कलेक्ट कर लिया तो उस पार्टी से सेल बनाएं तो सेल पे TCS कलेक्ट ना करें, तो ये मैनुअल चीजें हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपने सेल ट्रांजेक्शन पे TCS कलेक्ट कर लिया तो रिसिप्ट पे आपको फिर TCS कलेक्ट नहीं करना है। तो ये फिर आपको ध्यान देना होगा अगर आप दोनों ऑप्शन को यूज करते हैं तो। फिर यहाँ पे हमें अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शंस के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यस करके आपको ऑटोमेटिक पे ऑप्शन पे टिक करके इसको सेव करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के बाद जब आप आएंगे, अब अपने पार्टीज के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारी पार्टी है, पार्टी के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस इनेबल करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारे पास इस तरीके से विंडो नई खुलेगी। जैसे ही ग्रुप के ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें TCS एप्लीकेबल के ऑप्शन को यस करना है। फिर ये हमें बताना है कि पेई कैटेगरी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये जो भी हमारी पेई कैटेगरी है हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर आप इसको नो करते हैं तो भी TCS यहाँ पे चार्ज होगा, बट अगर आप इसको यस करके ये पेई कैटेगरी डिफाइन करेंगे तो हमारी जो TCS की रिपोर्टिंग है वहां पे कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगी। फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा कि TCS एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 206 C1H। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट, एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट और नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट का मतलब ये हो गया कि आप इस पर्टिकुलर पार्टी से TCS तभी चार्ज करेंगे जब वो 50 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाए। और एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट का मतलब ये हो गया कि भले 10 रुपए की सेल हो, 10 रुपए के सेल पे भी बिजी आपको वार्निंग प्रोवाइड करे कि आपको TCS चार्ज करना है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये हो गया कि आपको इस पर्टिकुलर पार्टी से TCS चार्ज ही नहीं करना है। रीजन ये है कि हम लोग हर एक पार्टी के साथ TCS चार्ज नहीं कर सकते। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो TCS हमें चार्ज नहीं करना है। और TDS का फी ऑप्शन इनेबल होने के बाद तो TCS चार्ज नहीं करना है, तो वो हम उस केस में डिस्कस करेंगे जब TDS की बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि मुझे 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाए फिर हमें TDS चार्ज करना है। इसको करके हमें यहाँ पे सेव करना है। तो पार्टी के अंदर फर्स्ट चेंजेस ये करने होंगे। इसके बाद अगर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे सेल वाउचर में TCS चार्ज करना है तो हमारे पास बिल सन्ड्री का ऑप्शन होता है। बिल सन्ड्री में हमें TCS का एक बिल सन्ड्री बनाना होगा और TCS की बिल सन्ड्री जो बनेगी उसका नेचर होगा यहाँ पे बिल सन्ड्री टाइप में एडिटिव और नेचर में हो जाएगा अदर्स। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नजर आएगा एडजस्ट इन सेल अमाउंट। तो यहाँ पे करेंगे स्पेसिफाई अकाउंट हियर और यहाँ पे एक TCS की अकाउंट और बनाएंगे। अगर आपके पास नई कंपनी है बिजी की तो उसमें बना हुआ मिलेगा, पुरानी कंपनियां हैं तो आपको बनानी पड़ेंगी। और जब TCS का जो हम लेजर बनाएंगे तो उसमें क्या क्या ध्यान देना है, तो TCS का जो ग्रुप होगा वो हमारा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन नजर आएगा टैक्स टाइप और टैक्स टाइप में हमें यहाँ पे TCS को सेलेक्ट करना है। तो जो TCS का जो लेजर बनेगा हमारा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस और टैक्स टाइप में TCS होगा और इसको हमें सेव करना है। फिर यहाँ पे जो परसेंटेज होगा और नेट बिल अमाउंट पे TCS कलेक्ट होगा और राउंड ऑफ का ऑप्शन हमारा यस होगा ऑटोमेटिक मोड में।
जो हमने टीसीएस की ऑप्शन को ऑन करके राउंड ऑफ का मोड सेलेक्ट किया था, वहां पे जो सेलेक्ट करेंगे सेम हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपने परचेज में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर सामने वाली कोई पार्टी आपसे टीसीएस कलेक्ट करती है एट द टाइम ऑफ सेल, तो परचेज के केस में आप भी टीसीएस को अपने बिल पे लगाएंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट इन परचेज अकाउंट में क्या करना है, अकाउंट का नेम बनाना है टीसीएस रिसीवेबल अकाउंट और ग्रुप हो जाएगा उसका करेंट एसेट्स। ये उस केस में होगा जब आप जिस पार्टी से परचेज कर रहे हैं उन्होंने सेल बिल पे टीसीएस चार्ज किया हुआ है, तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे टीसीएस रिसीवेबल अकाउंट यूज करना है और ग्रुप हो जाएगा करेंट एसेट्स का। ये हमें बिल सन्ड्री बना करके यहाँ पे सेव कर देना है। अब हम देखते हैं कि जब सेल बिल बनाएंगे तो क्या चेंजेस बिजी के अंदर नजर आएगा, उसको देखते हैं। तो बिल जैसे ही हम बनाने आएंगे और यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे, तो पार्टी सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन नजर आएगा नेट सेल और ग्रॉस रिसिप्ट। ये दो ऑप्शन हमने यहाँ पे एडिशनल प्रोवाइड किया है। अब ये जो नेट सेल और ग्रॉस रिसिप्ट का फिगर आ रहा है वो इस पर्टिकुलर पार्टी का लेजर का बैलेंस नहीं है। इस पर्टिकुलर पार्टी के अंदर जो हमने पैन नंबर डिफाइन किया है, ये पैन नंबर हो सकता है 2-4 पार्टियों के अंदर हो, क्योंकि उसकी वो मल्टीपल ब्रांचेस हैं। तो इस पर्टिकुलर पैन नंबर का जो टोटल सेल होगा या टोटल ग्रॉस रिसिप्ट होगा वो हमें यहाँ पे नजर आएगा, वो दिखाई देगा। एक मैं बिल बना के सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही 50 लाख का लिमिट क्रॉस होगा, बिजी आपको इस तरीके से वार्निंग प्रोवाइड करेगा कि टीसीएस नॉट चार्ज। ये लिमिट क्रॉस हो गई, आपको टीसीएस चार्ज करना है, तो आपको यस बटन पे प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली ये टीसीएस की बिल सन्ड्री लगा देगा और हमें फिर इसको सिर्फ सेव करना है। अगर आपके केस में टीसीएस की बिल सन्ड्री ऑटोमेटिक नहीं लगती है तो उसका रीजन क्या है? उसका पहला रीजन ये होगा कि बिल सन्ड्री का नेचर आपने कुछ और सेलेक्ट किया, और जो यहाँ पे सेल के अंदर आपने टीसीएस का लेजर डिफाइन किया है उसके अंदर ये टैक्स टाइप टीसीएस नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिक टीसीएस की बिल सन्ड्री नहीं लगती है। तो ये आपको ध्यान देना है और इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस तरीके से विंडो आपके पास नजर आएगी। अब आपको बस इसको सेव करना है। तो सेव करते ही हमारा यहाँ पे इस बिल के अंदर टीसीएस चार्ज हो गया है। अब हम देखते हैं कि रिसिप्ट वाउचर के ऊपर टीसीएस किस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। तो रिसिप्ट के अंदर जब आप रिसिप्ट की एंट्री करेंगे पार्टी को सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको नेट सेल या ग्रॉस रिसिप्ट नजर आएगा इस पर्टिकुलर पार्टी की। यहाँ पे भी अगर लिमिट क्रॉस होगी तो बिजी आपको यहाँ पे आपको वार्निंग प्रोवाइड करेगा टीसीएस चार्ज करने के लिए। आपको यस बटन पे प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर जो टीसीएस लग रहा होगा वो आपका यहाँ पे लग जाएगा। अगर पार्टी के अंदर हमने पैन नंबर डाला हुआ है तो 0.1% होगा, पैन नंबर नहीं है तो वो आपका रेट थोड़ा सा हाई होगा। और इसको हम सेव करेंगे। इसी तरीके से टीसीएस रेफरेंस की विंडो पॉपअप होगी और इसके अंदर डिटेल्स फिल हो जाएगी और हमको ये सेव कर देना है। तो ये प्रोसेस रहा टीसीएस कलेक्शन का एट द टाइम ऑफ सेल वाउचर या एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट वाउचर। अब हम देखते हैं अपने रिपोर्ट्स की बात। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो डिस्प्ले में आपको मिलेगा टीसीएस रिपोर्ट, और टीसीएस रिपोर्ट में आपको फॉर्म 27 EQ और भी और सारी डिटेल्स नजर आएंगी। तो अभी जो हमने किया है सिर्फ टीसीएस को कलेक्ट किया है, तो 27 EQ में तब तक नजर नहीं आएगा जब तक हम उस टीसीएस कलेक्ट को पेमेंट ना कर दे गवर्नमेंट को। तो अभी हम टीसीएस कलेक्शन डिटेल्स की रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे वो सारी ट्रांजेक्शन हमारे पास नजर आएंगी जिन जिन ट्रांजेक्शन के ऊपर हमने टीसीएस को कलेक्ट किया हुआ है। उसके साथ में एक दूसरा रिपोर्ट, एक अच्छा रिपोर्ट अवेलेबल है, रिसिप्ट एलिजिबल फॉर टीसीएस। ये रिपोर्ट्स उन्हीं के लिए यूज में आने वाली है जो बिजनेस ओनर जो ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड किए कि मैं सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट वाउचर के ऊपर ही टीसीएस कलेक्ट करूंगा, सेल पे नहीं करूंगा। जिन्होंने सेल पे नहीं कलेक्ट किया उनके लिए ये रिपोर्ट अवेलेबल है, वो यहाँ से देख सकते हैं रिसिप्ट एलिजिबल फॉर टीसीएस के ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पे ये रिपोर्ट खोलता हूँ सेकेंड क्वार्टर का, तो हमें इस तरीके से यहाँ नजर आएगा एक रिपोर्ट कि इस पार्टी से पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट रिसीव हुआ। जो हमने पीरियड बताया है 1/7 से 30/9 सेकेंड क्वार्टर का, उस क्वार्टर में कितनी रिसिप्ट हुई अमाउंट इस पार्टी से और
कितना अमाउंट हमारा एलिजिबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए। जो जैसा आप देखें यहाँ पे टोटल 60 लाख रिसीव हुआ इस पार्टी से, 50 लाख की लिमिट थी, तो बता रहा है कि 10 लाख रुपए पे आपको टीसीएस चार्ज करना है। इसी तरीके से नीचे वाले पार्टी में भी नजर आ रहा है। अब आप यहाँ देखें तो टीसीएस कलेक्टेबल इतना आपको कलेक्ट करना चाहिए था, आपने कलेक्ट कितना किया, तो ये 1000। तो फर्स्ट पार्टी जो है हमारी मैच कर रही है। और जो सेकेंड पार्टी है इसमें आप देखेंगे तो 1360 रुपए कलेक्ट करना चाहिए था, बट हमने कलेक्ट किया है 1100 रुपए। इसी तरीके से अगर हमने डिसाइड किया कि सिर्फ मैं रिसिप्ट पे टीसीएस चार्ज करूंगा, या मान लीजिए हमें करना था, हम करना भूल गए, और आपको अब रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ध्यान आ रहा है कि टीसीएस कलेक्ट करना था, तो इस रिपोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, बल्क में टीसीएस कलेक्शन की एंट्री ऑटोमेटिक मोड में पोस्ट हो जाएगी। अभी जैसे मान के चलें कि मुझे करना था 1360 रुपए इस पार्टी से, बट हमने किया है 1100 रुपए का, तो जो डिफरेंस अमाउंट है, मैं यहाँ पे F4 का बटन प्रेस करूंगा, ये पूछेगा ऑल पैन नंबर या सेलेक्टेड पैन नंबर। तो चूंकि अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टीज नजर आ रही हैं यहाँ पे, तो मैं ऑल पैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये पूछेगा जनरल एंट्री पोस्ट करनी है या डेबिट नोट करना है, तो मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टीसीएस का अकाउंट जो हमने बनाया उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो बिजी क्या करेगा, एक ऑटोमेटिकली टीसीएस कलेक्शन की एंट्री की पोस्टिंग बिजी कर देगा, इवन यहाँ पे कितनी भी आपकी पार्टियां हों। तो यह देखिए आपकी टीसीएस कलेक्टेबल और कलेक्टेड अमाउंट ऑटोमेटिक मोड में हमारी सेव हो गई। अगर मैं लेजर देखूं अब इस पार्टी का, तो यहाँ पे ये एंट्री ऑटो मोड में 260 रुपए की ये पोस्ट हुई है। तो इन केस अगर कोई यूजर्स हैं जो टीसीएस कलेक्ट करना भूल गए हैं, तो इस रिपोर्ट से बल्क में टीसीएस को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन बात यही होगी कि अगर वो सेल वाउचर पे टीसीएस कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तभी उनको ये रिपोर्ट देखना है। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ से रिपोर्ट की। अब बात करते हैं कि टीसीएस की पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे। तो पेमेंट के टाइम पे हमें पेमेंट वाउचर पे आना है, क्वार्टर की जो लास्ट डेट है उसको सेलेक्ट करेंगे, और जो टीसीएस का हमारा अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। जो भी अमाउंट हमारा नजर आ रहा है वो डिफाइन करके बैंक को सेलेक्ट करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ विंडो नजर आएगी इस तरीके से, जिस रेफरेंस को हम पेमेंट कर रहे हैं उस रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप 1 बाय 1 कर सकते हैं, या ऊपर जाकर के सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। किस क्वार्टर की पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्वार्टर सेलेक्ट करना है। कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी लगी है तो उस वैल्यू को डिफाइन करना है। किस डेट को टैक्स हमने डिपॉजिट किया, उसका चालान नंबर क्या था, उसका चेक नंबर क्या था, और किस बैंक में हमने इसको डिपॉजिट किया, तो बैंक का नेम और उस बैंक का जो बीएसआर कोड है वो यहाँ पे हमको डिफाइन करना है, और फिर इसको ओके प्रेस करके सेव कर देना है। जैसे ही हमारी ये एंट्री सेव हो जाएगी पेमेंट की, अगर हम डिस्प्ले में आकर के अपने फॉर्म 27 EQ को देखें, तो वो हमारी एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी, और इसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो सारी वो डिटेल्स हमारी यहाँ पे नजर आएगी। अब बात करते हैं इसकी ई रिटर्न की। इसकी ई रिटर्न बनेगी कैसे, तो इसकी ई रिटर्न बनाने के लिए हमें आना है प्रिंट ईमेल एसएमएस वाले मेन्यू पे। यहाँ पे हमें नजर आएगा टीसीएस रिपोर्ट, इसमें नजर आएगा ई टीसीएस रिटर्न। इस पे क्लिक करते ही हमारे पास सामने नजर आएगा कि सी ड्राइव में बिजी विन फोल्डर के अंदर फॉर्म 27 eq.txt के नेम से एक नोटपैड फाइल जनरेट होगी, और किस डेट को हम ये फाइल जनरेट कर रहे हैं वो डेट डिफाइन करना है, किस क्वार्टर का कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है, और बाकी सारी हमारी इंफॉर्मेशन को इनेबल करना है। और यहाँ पे हमें प्रिंट का कमांड देना है। जैसे ही प्रिंट पे देंगे तो इस फोल्डर के अंदर ये हमारी नोटपैड की फाइल जनरेट हो जाएगी, जिसके अंदर हमारा डेटा टीसीएस के रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये देखें आप, तो फॉर्म 27 eq.txt के अंदर हमारी एक नोटपैड की फाइल बन गई है। ये ही हमारी बिजी की तरफ से फाइनल रिटर्न की डेटा होता है जो आपको बिजी दिखाई दे करके देता है। अब इस नोटपैड की फाइल को आपको क्या करना है, जो गवर्नमेंट की ऑफलाइन यूटिलिटी है उस यूटिलिटी में ले जा करके वैलिडेट करना है, और वहां से जो रिटर्न फाइल जनरेट होगी उसको आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। तो ये प्रोसेस है हमारा टीसीएस को लेकर के। अब हम चलते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा टीडीएस का पॉइंट। तो टीडीएस के अंदर
भी ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है। पुराने सेक्शन के अनुसार टीडीएस पहले जो चल रहा था वो आज भी एप्लीकेबल है। आज हम जो डिसीजन डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ एक ही सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है 194Q, जो हमारा 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड से एप्लीकेबल हुआ है। तो 194Q और जो टीसीएस अभी हमने समझा, उन दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है। अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो बिल्कुल एज इट इज सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन टीसीएस के लिए मैंने बताया, सेम रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे टीडीएस पे भी एप्लीकेबल होने वाला है। जो एक डिफरेंस है, बस डिफरेंस यही है कि जो टीसीएस था वो हमारे सेल वाउचर पे लगता था या रिसिप्ट वाउचर पे लगता था, और जो टीडीएस 194Q है वो हमारे परचेज पे लगेगा या फिर हमारे पेमेंट पे लगेगा। तो इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। अब हम समझते हैं 194Q में क्या है। तो 194Q के अंदर इन्होंने डिफाइन किया है कि जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो एलिजिबल हैं टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। जिन भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, जीएसटी वाले फाइनेंशियल ईयर्स के में, तो वो एलिजिबल हैं टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। किस पार्टी से टीडीएस को डिडक्ट करेंगे? उन्हीं पार्टी से टीडीएस को डिडक्ट करेंगे जिनकी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50 लाख से ऊपर की परचेज या 50 लाख से ऊपर की पेमेंट हो चुकी है, उन्हीं के ऊपर ये टीडीएस को डिडक्ट करेंगे। और जो ये टीडीएस का परसेंटेज है वो 0.1% है। अगर पार्टीज के पास पैन नंबर अवेलेबल हैं और पैन नंबर नहीं है तो 5% की रेट से टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा 194Q सेक्शन के अंदर। तो इसमें फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनकी 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो चुकी है पिछले सालों के अंदर, तो वो एलिजिबल हैं टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ट्रांजेक्शन। और डिडक्ट किन किन पार्टियों से कर सकते हैं? तो उन्हीं पार्टियों से कर सकते हैं जिन पार्टीज के साथ इनकी जो पेमेंट या परचेज की अमाउंट की लिमिट है वो 50 लाख से ऊपर क्रॉस हो चुकी है, तो वो उन्हीं से ही सिर्फ टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन एलिजिबल है? तो इसके अंदर कौन लायबल है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए? जो बायर है वो लायबल है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली इस रूल के अनुसार हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं। इन 3 क्वेश्चंस को पहले समझेंगे, ये तीनों क्वेश्चंस हैं क्या, और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने बिजी में किस तरीके से प्रोवाइड किए हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला तो ऑप्शन ये हुआ कि टीडीएस को डिडक्ट कौन करेगा? तो जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है वो डिडक्ट करेंगे। तो जिनकी 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है वो अपने बिजी कंपनी में लॉगिन करके टीडीएस वाले फीचर को ऑन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, और उसका आंसर ये हुआ कि उनको अपने फीचर्स को ऑन करना होगा। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि किन किन पार्टी से वो टीडीएस को डिडक्ट करेंगे? तो उन पार्टियों से करेंगे जिनकी 50 लाख की लिमिट क्रॉस होगी। तो वो भी प्रोविजन हमने बिजी के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, उसको भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से वो वर्क करेगा। फिर एक पॉइंट इसके अंदर और आता है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि 194Q कब एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब टीडीएस 194Q के सेक्शन के अनुसार कब हमें डिडक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर पुराने रूल्स के हिसाब से टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे 194Q हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम इसको भी देखेंगे बिजी में कि अगर पुराने रूल के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होता है तो वहां पे 194Q कैसे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आज के समय का मेन पॉइंट यही था कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। अब ऑन अ गिवन ट्रांजेक्शन, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर सेलर सेल करता है तो उसी को बायर बाई करता है, तो एक्चुअली ट्रांजेक्शन तो एक ही हुआ। लेकिन टीसीएस के रूल्स के हिसाब से जो सेलर है वो भी एलिजिबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए,
और जो बायर है वो भी एलिजिबल है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। इट मीन्स कि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। इन दोनों की जो आपस में लेन देन होती है सेल परचेज की या पेमेंट रिसीट की, वो भी 50 लाख से ऊपर क्रॉस हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर किसी स्पेसिफिक वन ट्रांजेक्शन पे दोनों रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, टीसीएस का भी रूल्स अप्लाई हो रहा है और टीडीएस का भी रूल अप्लाई हो रहा है, उस केस में गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि जहां पे भी टीसीएस और टीडीएस का दोनों रूल एप्लीकेबल हो रहा है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ टीडीएस ही एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स कि जो बायर और जो सेलर दोनों की 10 करोड़ से ऊपर की लिमिट थी, दोनों एलिजिबल हैं टीसीएस को कलेक्ट करने के लिए और टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। दोनों की आपस की ट्रांजैक्शन 50 लाख से क्रॉस कर रही है, तो दोनों एलिजिबल हैं टीसीएस कलेक्ट या डिडक्ट करने के लिए। उस केस में टीसीएस जो सेलर है वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, बायर ही टीडीएस को डिडक्ट करेगा। तो इस केस में जो बायर है वो क्या करेंगे, बायर अपने सेलर को फोन करेंगे या उनको बताएंगे, अब आज से आप सेल के टाइम पे या रिसिप्ट के टाइम पे मुझसे टीसीएस कलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो वो बायर क्या करेगा, ये जो पॉइंट है वो भी हमने बिजी के अंदर दिया हुआ है। तो बायर क्या क्या करेगा उसको मैं प्रैक्टिकल तरीके से दिखाऊंगा। इन तीनों पॉइंट के आंसर किस तरीके से हमें देखने हैं बिजी में, वो अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो बिजी के अंदर जो ऑप्शन अवेलेबल होगा कि नेट परचेज और पेमेंट आपको पैन नंबर के बेसिस पे एट द टाइम ऑफ परचेज या पेमेंट बिजी आपको दिखाएगा। और 50 लाख की लिमिट क्रॉस होगी तो बिजी आपको वार्निंग देगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, परचेज पे भी टीडीएस चार्ज कर सकते हैं और पेमेंट पे भी कर सकते हैं। टीडीएस की रिपोर्ट और उसकी ई रिटर्न बिजी में एज इट इज पहले की तरह अवेलेबल है। तो हम चलते हैं कि हमें क्या क्या प्रोसेस या क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान देना है बिजी के अंदर। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा कि हमें पार्टी के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो पार्टी के अंदर यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल ऑप्शन नजर आएगा, आपको पेज कैटेगरी डिफाइन करना है। आपको फिर यहाँ पे नजर आएगा टीडीएस एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194Q, एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट, एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट या नॉट एप्लीकेबल। तो इन तीनों ऑप्शन को जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टीसीएस के केस में सेम चीज है, 50 लाख क्रॉस हो जाए तब वार्निंग दे, स्टार्टिंग से ही वार्निंग दे, या मुझे इस पार्टी पे टीडीएस चार्ज ही नहीं करना है तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उससे टीडीएस हम चार्ज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हमें सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट लेकर के चलता हूँ। फिर जो है सेकेंड पॉइंट हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हमारे पास टीडीएस कैटेगरी का ऑप्शन नजर आएगा। इसमें अगर आपकी बहुत पुरानी कंपनी है बिजी के अंदर तो हो सकता है आपको ये टीडीएस कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास नई कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ मिलेगा। इनकेस नहीं भी है तो आप जब आए थे टीडीएस का फीचर ऑन करने के लिए अपने कंपनी में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टीडीएस के अंदर क्रिएट डिफॉल्ट टीडीएस कैटेगरीज, आप इसको क्लिक कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो टीडीएस कैटेगरी बिजी यहाँ पे आपको बना के दे देगा। और यहाँ पे जो टीडीएस कैटेगरी नई वाली आएगी वो आएगी ग्रॉस परचेज एक्सीडिंग ₹50 लाख। इसके अंदर की डिटेल्स इस तरीके से नजर आएंगी आपको, सेक्शन का कोड और ये सारी इंफॉर्मेशन। आप चाहें तो आप मैनुअल भी बना सकते हैं या फिर वहां पे जाकर के ऑटोमेटिक क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद ये हमें सेव कर देना है। इसके बाद परचेज में अगर हमें टीडीएस चार्ज करना है तो बिलसनरी यूज करना है। बिलसनरी में किस तरीके से प्रोसेस को यूज करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आपकी नई कंपनी होगी तो आपके पास टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के नेम से बिलसनरी बनी हुई मिलेगी, अदरवाइज आपको बनानी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या चीज रखना है। तो बिलसनरी का नेचर हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्टिव, और बिलसनरी का नेचर यहाँ पे हम लेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। ये हमें जरूर से ध्यान रखना है, इसको हमें सेलेक्ट करना है। टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q का नेचर डिफाइन करना है। और एडजस्ट इन परचेज अमाउंट पे कौन से लेजर में टीडीएस जाए, तो यहाँ पे हमें एक नई अकाउंट बनानी होगी टीडीएस की। उसका नेम आप इस तरीके से रख सकते हैं, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स
और उसका जो ग्रुप होगा वो होगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे टैक्स टाइप में हो जाएगा टीडीएस नॉन सैलरी। और जैसे ही आप इस पे एंटर प्रेस करेंगे एक विंडो अलग से यहाँ पे खुलेगी, और इस विंडो में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है ग्रॉस परचेज एक्सीडिंग ₹50 लाख। जनरली आज के समय में इस विंडो को लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी टीडीएस के अंदर ऑटोमेटिकली बिल सैलरी अप्लाई नहीं होती है। तो जो लेजर बनेगा टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स का, उसमें हमें 3 चीजों का ध्यान देना है, ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्स टाइप में टीडीएस नॉन सैलरी, और जो विंडो नहीं खुलेगी टीडीएस इंफॉर्मेशन की, वहां पे टीडीएस कैटेगरी के अंदर ग्रॉस परचेज एक्सीडिंग ₹50 लाख को हमें सेलेक्ट करना है। इसको हमें करके सेव कर देना है। फिर इसमें एक ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा पोस्ट ओवर एंड अबव, इसको आपको यस करना है। यस क्यों किया है, मैं जब आप परचेज की एंट्री करूंगा तो उस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, और देखिए टीडीएस के अंदर लोग कहते हैं कि जी मुझे टैक्सेबल अमाउंट पे टीडीएस चार्ज करना है, तो बिल्कुल हमें टीडीएस को टैक्सेबल पे ही चार्ज करना है। तो आपको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अभी मैंने यहाँ पे नेट बिल अमाउंट सेलेक्ट करके बिल बना लिया है, इसलिए मेरे पास ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, जो आपकी बिल सैलरी बनेगी वो बिल सैलरी यहाँ पे हमें टैक्सेबल अमाउंट को सेलेक्ट करके सेव करना है, और राउंड ऑफ का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा। तो ये प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे टीडीएस की बिल सैलरी के टाइम पे। इसके बाद अब हम आते हैं अपनी परचेज ट्रांजेक्शन के ऊपर। परचेज ट्रांजेक्शन पे आएंगे तो जैसे सेल में टीसीएस के केस में नजर आ रहा था सेल में, उसी तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। हमने यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट किया तो नीचे नजर आएगा हमारे पास नेट परचेज और ग्रॉस पेमेंट। और जो ये टीडीएस 194 क्यों एप्लीकेबल होगी, वो सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल होगी। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उन पे तो पुराने रूल्स के हिसाब से टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो अभी हम यहाँ पे गुड्स को लेकर के जो बिल बनाएंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो बिजी हमें वार्निंग प्रोवाइड करेगा, आप यस करेंगे तो टीडीएस की बिल सैलरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती है। अब ये देखिएगा कि मैंने यहाँ पे जो पोस्ट ओवर एंड अबव वाले ऑप्शन को यस किया था, इसको समझते हैं कि क्यों किया था। अब सेलर ने मुझे सेल बिल बना के दिया, उनकी 50,000 रुपए का बिल का अमाउंट था, जिसके अंदर 44,000 टैक्सेबल और आईजीएसटी का कुछ अमाउंट। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बिल सैलरी यूज करता हूँ टीडीएस की, तो एक्चुअली में तो टीडीएस को मैं माइनस ही कर रहा हूँ, तो 50,000 माइनस 50 तो 49,950 रुपए का बिल अमाउंट हमारा बन जाता। अगर मैं इस एंट्री को भी सेव कर रहा हूँ टीडीएस नॉर्मल वाली बिल सैलरी सेलेक्ट करके, तो भी टीडीएस की रिपोर्टिंग में कोई इशू नहीं है, पार्टी के लेजर में कोई इशू नहीं है, बैलेंस शीट में कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ एक जगह पे आएगा, जब मैं जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन करूंगा या जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन करूंगा, तो वहां पे हमारी एंट्रीज आ जाएंगी रेड कलर में। रेड कलर में क्यों आएंगी, टैक्सेबल अमाउंट तो मैच कर जाएगा, जीएसटी अमाउंट मैच कर जाएगा, लेकिन जो इनवाइस का अमाउंट है वो मैच नहीं करेगा। जो जीएसटीआर 2A में होगी फिगर वो हो जाएगी 50,000 की इनवाइस अमाउंट, बीसी के अंदर हो जाएगी 49,950 रुपए की अमाउंट। इसी पर्पस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने बनाया था पोस्ट ओवर एंड अबव वाले ऑप्शन को यस किया, तो इस ऑप्शन को यस करते ही क्या होगा कि जो टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट हुआ है 50 जो 0.1%, वो क्या करेगा, वो आपके इनवाइस के अमाउंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं लाएगा, बट पार्टी के लेजर में उतना ही जाएगा। तो आप इसको इस पर्पज से हमें उस ऑप्शन को यस करना है, इसको सेव करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस की विंडो नजर आएगी और हमें बस इसको सेव कर देना है। और यहाँ पे एक और भी चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना है कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हमारी वाउचर नंबरिंग परचेज की ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, मैंने यहाँ पे 51 नंबर डाल दिया, क्योंकि जो सामने वाले सेलर ने मुझे इनवाइस नंबर दिया था वही इनवाइस नंबर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं बिजी इन्फोटेक की जगह
विशाल शर्मा एंड कंपनी से कोई सामान परचेज करता हूँ, तो हो सकता है कि उन्होंने भी जो इनवाइस नंबर दिया वो भी 51 मेरे पास आ सकता है। तो जो मैं नेक्स्ट परचेज की एंट्री करूंगा तो वहां पे भी 51 नंबर ही आएगा। और उस केस में जो यहाँ पे हमारी रेफरेंस की विंडो खुलती है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर 51 है, और 51 दोबारा आप टीडीएस की रेफरेंस में नहीं ला सकते। जैसे कि हम सेल इनवाइस करते हैं B2B की, डुप्लीकेट इनवाइस नंबर नहीं हो सकता, उसी तरीके से टीडीएस की जो डिडक्शन होगी वहां पे भी आपके डुप्लीकेट इनवाइस नंबर नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, अगर आप टीडीएस ऑन परचेज पे डिडक्ट करते हैं तो आप अपनी इस वाउचर नंबर को ऑटोमेटिक रखिए, और जो विंडो खुलेगी यहाँ पे जीएसटी रिपोर्टिंग डिटेल्स के अंदर, यहाँ पे आप जो सेलर ने सेल इनवाइस नंबर दिया हुआ है वो डाल दीजिए। तो एक चीज यहाँ पे बताने लायक थी कि आप अपनी वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक रख सकते हैं, अदरवाइज आपको टीडीएस की रेफरेंस बनाने में आगे प्रॉब्लम आएगी अगर सेम अलग अलग पार्टियों से सेम वाउचर नंबर आपके पास रिसीव हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस रहा हमारा परचेज के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने का। अब एट द टाइम ऑफ पेमेंट को देख लेते हैं। तो पेमेंट में भी सेम एज इट इज ही चलेगा। सेव के टाइम पे ये पूछेगा टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, आपको यस करना है, और उस पार्टी के पैन नंबर के बेसिस पे, पैन नंबर है तो दूसरा अमाउंट, और सर उससे इसमें ज्यादा फुल कुछ नेम है। है और इसको फिर आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब हम देखते हैं टीडीएस की रिपोर्ट्स के ऊपर। टीडीएस की रिपोर्ट की बात करें तो आपको डिस्प्ले में आकर के टीडीएस रिपोर्ट पे आना है, और यहाँ पे 26Q है। 26Q में तभी आएगा जब हम पेमेंट की एंट्री कर लेंगे। तो टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स के अंदर सारा आएगा आपके पास। यहाँ पे आपको जितनी भी जिस कैटेगरी की टीडीएस डिडक्ट किए हैं वो नजर आएगा। और इसमें एक और रिपोर्ट है, पेमेंट एलिजिबल फॉर टीडीएस। तो ये रिपोर्ट बेसिकली उन्हीं के लिए यूजफुल में होने वाली है जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ पेमेंट पे टीडीएस को डिडक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आपको बिजी दिखा देगा कि आपको टीडीएस डिडक्ट कितना करना था, आपने एक्चुअल में कितना किया है। इनकेस आप भूल गए हैं तो आप F4 प्रेस करके ऑटोमेटिकली हर एक पार्टियों का टीडीएस जनरल वाउचर में या डेबिट नोट वाउचर में टीडीएस को यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक और पॉइंट जो हमने पीपीटी में डिस्कस किया था कि अगर पुराने सेक्शन के अनुसार टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है तो वहां पे 194Q एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो हम परचेज में एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेम पार्टी के साथ। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंस, बेसिकली जो हमारी एक्सपेंसेज है उसके अंदर मैंने यहाँ पे कन्वेंस एक्सपेंस सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे जो लेजर के अंदर डिफाइन किया हुआ है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, मैं यहाँ पे उसकी एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट रिसीव होगा टीडीएस का, इसमें पुराने सेक्शन के अनुसार टीडीएस बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होगा। तो ये देखिए पुराने सेक्शन के अनुसार टीडीएस हमारा एप्लीकेबल हो रहा है, और यहाँ पे विंडो नजर आएगी। यस करके हमने इसको पोस्ट पे करेंगे तो पुराने सेक्शन के अनुसार जो भी रेट होगा टीडीएस का वो एप्लीकेबल होगा। हम इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे जो टीडीएस की रेफरेंस की डिटेल्स विंडो खुल रही है, यहाँ पे फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज खुल रही है, और इसको हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको बिजी एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q कैन नॉट बी अप्लाइड एज टीडीएस अगेंस्ट एक्सपेंस इज ऑलरेडी बीइंग डिडक्टेड। तो वो जो प्रोविजन था यहाँ पे हमने दे दिया है कि आप परचेज के अंदर पुराने सेक्शन के टाइम पे 194Q को डिडक्ट ना कर सकें। तो ये रहा टीडीएस के डिडक्शन और रिपोर्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं कि इसकी पेमेंट की कैसे एंट्री होगी। तो पेमेंट के अंदर जो भी क्वार्टर है उसके लास्ट डेट को एंट्री पोस्ट करेंगे। तो हमारा जो टीडीएस का लेजर था वो था टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, उसको सेलेक्ट करके जो भी अमाउंट है हमारा वो सेव करेंगे। यहाँ पे फिर आपके पास विंडो नजर आएगी कि किस सेक्शन का आप टीडीएस पे करने जा रहे हैं।
तो अपनी उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, टीडीएस कैटेगरी को। उसके अंदर जितनी भी टीडीएस डिडक्ट हुई है सारी यहाँ पे हमारे पास नजर आएगी, और किस क्वार्टर की है तो उस क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, चालान नंबर और चेक नंबर डिफाइन करना है, किस बैंक में टैक्स डिपॉजिट किया है वो, और उसका बीएसआर कोड क्या था तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, और उसको करके फिर सेव हमें कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे पेमेंट की एंट्री हमारी कंप्लीट होगी तो 26Q के अंदर हमारे पास वो एंट्री यहाँ नजर आने लगेगी। ई रिटर्न की बात करें तो प्रिंट, ईमेल, एसएमएस में जाकर के टीडीएस रिपोर्ट में जाना है, और टीडीएस ई रिटर्न नॉन सैलरी के अंदर जाना है। और जैसा हमने टीसीएस के केस में समझा था वो इसी फोल्डर के अंदर फॉर्म 26Q.txt के नेम से एक नोटपैड की फाइल बिजी जनरेट करेगा। और जनरेट कैसे होगा, आपको प्रिंट कमांड पे बटन दबाना है, तो वहाँ पे 26Q.txt एक नोटपैड की फाइल बन जाएगी, और उस नोटपैड की फाइल को आपको इनकी ऑफलाइन यूटिलिटी में ले जाकर के वैलिडेट कराना है, और वहाँ से जो नई फाइल जनरेट होगी उसको रिटर्न पे अपलोड करना है, पोर्टल पे जाकर के अपलोड करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये भी था कि जो टीडीएस और टीसीएस सेलर और बायर दोनों एलिजिबल थे, तो बायर ने बता दिया सेलर को कि अब आज से जो है कि आप मेरा टीसीएस जो है कि डिडक्ट कलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि मैं अब टीडीएस को डिडक्ट करूंगा। तो जो सेलर है वो अपने कंपनी में क्या करेंगे, बायर के लेजर को मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ पे जो ऑप्शन नजर आएगा टीसीएस एप्लीकेबल, इसमें जाकर के कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, कि इस पार्टी से अब मुझे टीसीएस कलेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि अब ये टीडीएस को डिडक्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे जो सेलर है वो यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा है GSTR1 का, जिसके अंदर हमने प्रोविजन दिया हुआ है ऑटो अपलोड का। अभी तक हम जो GSTR1 की रिटर्न बिजी से बनाते थे वो आप बिजी से जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करते थे, और फिर पोर्टल पे लॉगिन करके वहां पे अपना मंथ को सेलेक्ट करके ऑफलाइन में जाकर के जेसन फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करते थे, फिर हमारी रिटर्न वहां पोर्टल पे अपलोड होती थी। अब बिजी ने ये जो प्रोसेस था एक्सपोर्ट करना और मैनुअल अपलोड करना, इसको रिमूव कर दिया है। अब आप बिजी में रहते हुए ही अपनी GSTR1 की जेसन फाइल को डायरेक्टली पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। इवन आपको पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे यूज करना है एक बार हम उसको देख लेते हैं बिजी के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, जितने भी यूजर्स हैं बिजी के जो GSTR2A 2B ऑटोमेटिकली डाउनलोड करते हैं रिकंसिलेशन के लिए, तो उनको तो कुछ इनेबल या डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। जो यूजर अभी तक 2A या 2B डाउनलोड नहीं करते हैं उनको आना है एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, GST/VAT, और यहाँ पे GST पोर्टल यूजर नेम के अंदर आप अपने GST पोर्टल का यूजर नेम डिफाइन करेंगे। यूजर नेम वो है जिस यूजर नेम को आप डाल करके gst.gov.in पे लॉगिन करते हैं, वो यूजर नेम आप यहाँ पे आके डालेंगे, और आपके पोर्टल पे ही लॉगिन होने के बाद API एक्सेस के ऑप्शन को हमें इनेबल करना होता है। जैसे वो इनेबल हो जाएगा और अपना यूजर नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, आपकी बिजी की कंपनी जो है आपके पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगी, और आप GSTR2A 2B 3B ये सारा कुछ ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूजर नेम डिफाइन करने के बाद अब आप आएंगे डिस्प्ले में, GST रिपोर्ट, GST रिटर्न, GSTR1 ई रिटर्न। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो दो ऑप्शन आ रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2021 और GSTR1 ई रिटर्न। तो ये दो रिटर्न क्यों दिया है हमने, उन दोनों को भी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। पहले ये समझते हैं कि डायरेक्ट अपलोड होगा कैसे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब आप देखें आपके पास पहले JSON CSV फाइल और आगे की ऑप्शंस नजर आते थे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास डायरेक्ट अपलोड का। आप डायरेक्ट अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, किस मंथ की रिटर्न आपको जनरेट करनी है वो अपनी मंथ डिफाइन करिए, बाकी सारे ऑप्शन एज इट इज आपको यस नो करना है, जैसा आप जेसन फाइल को बिजी से एक्सपोर्ट करने के टाइम पे किया करते थे। आप ओके करिए, अपने ट्रांजेक्शन्स में जो एरर्स हैं उनको चेक करिए, फिर आप
क्लिक कर दीजिए प्रोसीड विथ डायरेक्ट अपलोड। अब बिजी यहाँ से क्या करेगा, जो जेसन फाइल है, बिजी एक जेसन फाइल बैकग्राउंड में बनाएगा और उस जेसन फाइल को आपके पोर्टल पे अपलोड कर देगा। अपलोड होते ही यहाँ पे आपको एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि अपलोडेड सक्सेसफुली, या अपलोडेड विद सम एरर, या डाउनलोड लेटेस्ट ऑफलाइन टूल एंड जनरेट जीएसएन फाइल। तो तीन तरीके की एरर्स तीन तरीके की मैसेज आपके पास नजर आएंगी। अगर अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है तो कोई बात नहीं है, आप अपने पोर्टल पे 15 मिनट या 20 मिनट के बाद लॉगिन करिए और वहां पे जा करके देख लीजिए सारा डेटा आपके सामने अगर आ गया है, हर एक सेक्शन का डेटा बिजी के डेटा से मैच कर रहा है, तो आप अपने रिटर्न को सबमिट कर दीजिए। अगर यहाँ पे दूसरा मैसेज मिलता है आपको कि अपलोडेड विद सम एरर्स, तो आपको एरर्स की फाइल बिजी आपको यहीं दिखा देगा, या आपको पूछेगा कि क्या एरर्स फाइल आपको देखनी है। आप यस करेंगे तो आप एरर फाइल को देख सकते हैं और उसमें बिजी बता देगा आपको कि इसमें किस रीजन से आपकी वो एरर्स है। तो उसमें हो सकता है कि कोई पार्टी का जीएसटी नंबर गलत हो, या जीएसटी नंबर उसकी कैंसिल हो गई है हो, या एचएसएन वाले समरी में कुछ गलतियां हो। जो भी गलतियां होगी वो आपको बिजी यहीं दिखा देगा। इन केस आप इसको गलती से एस्केप बटन प्रेस कर दिए हैं तो कोई इशू नहीं है, आप अपने जिस ड्राइव में बिजी इंस्टॉल है उस ड्राइव में जाइए, बिजी मिन फोल्डर के अंदर एक यहाँ पे आपको अपलोड GSTR1 टेम्प करके फोल्डर नजर आएगा। आप उस पर देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो जेसन फाइल है वो यहाँ पे जनरेटेड है, और जो मैसेज वहां से रिसीव होगा अपलोडेड सक्सेसफुली या अपलोडेड विद एरर, वो यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल यहाँ पे मिलेगी। आप उसको भी देख करके देख सकते हैं कि क्या एरर्स है, किस रीजन से वो अपलोड नहीं हुआ है, और फिर वो सारे करेक्शन करके फिर से आप डायरेक्ट अपलोड वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 रिटर्न क्यों है। जैसा कि आप सभी को हो सकता है पता हो कि मई मंथ ऑनवर्ड GSTR1 के अंदर जो हमारा HSN समरी का सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे। चेंजेस क्या किए थे कि अब HSN के साथ साथ उनको HSN की क्वांटिटी के साथ साथ उनको टैक्स रेट भी चाहिए था कि 12% का है, 5 का है। तो वो एक टैक्स रेट का कॉलम जो है कि अपडेट किया है गवर्नमेंट ने, और वो जो अपडेट हुआ है टैक्स रेट का ऑप्शन वो हमने दिया है GSTR1 विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2021 के अंदर। अगर आप अपनी GSTR1 की रिटर्न मई 2021 या उसके आगे की रिटर्न अपलोड करते हैं तो आपको ये ऑप्शन यूज करना है GSTR1 विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2021। अगर आप अप्रैल 2021 की रिटर्न या उससे पीछे की रिटर्न अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यूज करना है GSTR1 को। इन केस अगर आप गलती से कोई भी दूसरी पीरियड की रिटर्न अपलोड कर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी HSN समरी का डेटा पोर्टल पे अपलोड नहीं होगा, बाकी सारा डेटा एज इट इज अपलोड हो जाएगा। फिर आप अपनी HSN समरी के डेटा को अपलोड करने के लिए करेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और उसको फिर पोर्टल पे जेसन फाइल एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट अपलोड का ऑप्शन यूज करके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वेबिनार में मेरी तरफ से बस इतना ही। आई होप कि मैं आप सभी लोगों को जो भी TDS या TCS को लेकर के बताया वो आप समझ पाए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जहाँ पे आप 1 बाय 1 अपने नेम को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके नेम को अनाउंस किया जाएगा, तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो ओवर टू विशाल सर। Thank you, Apratim. Thank you so much for this wonderful और knowledgeable session. And I really hope कि हमारी जो audience है, जो participants हैं, उनकी काफ़ी सारी queries जो TDS और TCS implement होने के बाद raise हुई थी, उसमें help हुई होगी resolve होने में इस webinar session से। फर्दर जैसे कि एक हमने प्लान किया था कि सर सेशन एंड पर हम लोग एक क्वेरी सेशन राउंड कंडक्ट करते हैं ओपन हाउस। तो उसमें अब है कि आप लोगों के पास अगर इस टॉपिक से रिलेटेड TDS या TCS के कंसर्न में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट रह गया है जो शायद हम कवर ना कर पाए हो वेबिनार सेशन में, तो वो आप हमसे 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। और उसके लिए प्लीज फॉलो कीजिएगा कि चैट बॉक्स में एक बार आप नाम ड्रॉप कर दीजिए, मैं एक बार अनाउंस कर दूंगा, सो दैट आप जब क्वेरी कहेंगे तो सब लोग उसको सुन पाएंगे और सब लोगों को उसका आंसर भी मिल पाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सामने चैट बॉक्स का ऑप्शन है सर, आप जस्ट प्रेस कीजिए और
आपकी क्वेरी और आपका नाम वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। फर्दर अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन, इस सेशन से अलग हटके अगर हम बात करें, बिजी के काफी सारे फीचर्स हमने देखने को मिले, और हो सकता है कि उसमें से कुछ फीचर्स आप लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं या उसके बारे में अवेयर नहीं है। तो क्योंकि अब हमने सेशन अटेंड कर लिया है, तो टाइम है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का, टाइम है उसको अब यूज करने का। तो देर ना करते हुए आपकी स्क्रीन पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये हमारी टीम केजीएसएस के सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। जो फीचर्स आपको ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आपको यूजेबल फील हो रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज उनको आप इम्प्लीमेंट करिए बिजी में, और अपने बिजनेस की जो लाइफ है उसको इजी कीजिए बिजी के साथ। तो इसी के साथ काफी सारे जो क्वेरीज थी, आई होप कि वो रिजॉल्व हो गई हैं, क्योंकि अभी तक किसी पार्टिसिपेंट्स ने कोई क्वेरी रेज नहीं करी है। एंड आई होप कि सेशन काफी अच्छा और स्मूथली रहा, इसीलिए शायद सबकी क्वेरीज लगभग रिजॉल्व हो गई हैं। तो ओवर करने से पहले अब मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि मैं एक बार मोहन सर को इनवाइट करूं, और जानना चाहूंगा कि सेशन हमारा किस तरीके का रहा। आप सबके भी फीडबैक सर हमें चाहिए होंगे, बिल्कुल। क्वेरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है कि सेशन अच्छा रहा, बट आप अपने सेशन के बारे में जो एक फीडबैक है वो जरूर ड्रॉप कीजिएगा, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिल सके और आपके पास वापस अगेन एंड अगेन इसी तरह हम आते रहें। तो मोहन सर प्लीज, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार ज्वाइन करें हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विशाल आपका आपकी टीम बीजी का बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। कारण क्या है कि मैंने जो नोट किया, जो टीसीएस का हमने रिकंसिलेशन है हमारा, जो थ्रू रिसीट और उसका ऑटो पोस्टिंग है, मतलब ये काफी लोगों से मेरे को फोन भी आए हैं, अभी एसएमएस भी आए हैं कि इट वाज वंडरफुल, एंड उन्हें पहले नहीं पता था। तो सो इट वाज रियली एजुकेटिंग। जो हमारा पर्पज है इस वेबिनार का वो भी यही है कि जिन लोगों को कुछ पता है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वो पता भी लगे। तो कईयों के एसएमएस आए इस बारे में कि वो उन्होंने कई अपने अपने ऑफिस की टीम के साथ देख रहे थे वो लोग। जी सर। तो उन्होंने हमें एसएमएस करके थैंक यू बोला, तो वो मैं आपको थैंक्स पास करता हूँ विशाल जी। थैंक यू एंड सो मच सर। और रियली वी एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू all participants, thank you very much. Definitely we will conduct these types of webinars regularly, and thank you all, thank you very much. सो अब टाइम है थोड़ा सा आप लोगों से परमिशन लेने का, अलाउ करने का, और टाइम की सीमा को देखते हुए अब आपसे बाय बोलने का टाइम आ गया है। बट बिफोर टू से बाय ऑल ऑफ यू, आई जस्ट वांट कि कोई भी सर क्वेरीज है, आपकी स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, प्लीज उस पर कॉल कीजिए और आप अपनी चीजों को आज की इम्प्लीमेंट क्वेरी ले कराइए, लीजिए। इजी कराइए सर। और फर्दर अगर कोई क्वेरी अभी भी पेंडिंग है तो प्लीज सर आप एक बार इन हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इन पे जस्ट एक रिंग कीजिए, और वहां पे आपको जी सर। विशाल चैट बॉक्स में क्वेरीज हैं, आप प्लीज उसको कंसीडर कीजिए। प्लीज सर आप हाँ, और आप सबसे और एक चीज और भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लगे जो किसी टॉपिक्स पे आपको ना वेबिनार करवाना है, जो समझना है, ये फीडबैक जरूर हमारे मोहन जी को दीजिए, उनके टीम को दीजिए, ताकि फर्दर हम आपके लिए एक नया वेबिनार प्लान कर सकें और एक अच्छे वे में उसको मेटेरियलाइज भी कर सकें। थैंक यू पंकज सर। एक क्वेरी जस्ट रेज की है राजपाल एसोसिएट से। अप्रतिम प्लीज एक बार आप वापस बिजी में जाइएगा, और सर को जानना है कि टीसीएस रिटर्न किस तरीके से फाइल की जाएगी बिजी से। मैंने ये जानना है, मेरी क्वेरी ये है कि टीसीएस रिटर्न जब बनती है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर। जब टीसीएस की रिटर्न बनती है उसमें एरर जनरेट होता है, जिसका मैंने क्वेश्चन रेज किया था मोहन जी को भी, ठीक है ना? तो आपके यहाँ भी रेज किया था। क्वेरी ये होती है उसमें कि अगर इंटरेस्ट है टीडीएस की पेमेंट पे तो एरर जनरेट होता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। सर टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हुए आई थिंक आप कह रहे हैं कि अगर उसमें इंटरेस्ट कोई चार्ज होता है तो वो हमें लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है तो उसको कंसीडर नहीं करता, एरर जनरेट करता है। सर जस्ट एक क्रॉस चेक कंफर्म करना चाहूंगा कि बिजी की मतलब आई मीन लेटेस्ट रिलीज से आपने क्या ये क्रॉस चेक किया है? हाँ जी बिल्कुल, लेटेस्ट 3.8 से किया था मैंने। अब टीसीएस की जो लेटेस्ट रिटर्न गई उस सब रिटर्नों में एरर जनरेट होता है। अगर आपके लेट पेमेंट है उसमें इंटरेस्ट है, वो उसको कंसीडर नहीं करता, चालान की एरर दिखाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जबकि टीडीएस की रिटर्न में ऐसा नहीं है, वो ठीक बनती है। जी जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज हमारे नोटिस में। सर वेट अ सेकंड, मैं एक बार सर का कंसर्न क्लियर कर दूं।
थैंक यू राजपाल सर कि आप ओके ये जो प्रॉब्लम था वो हमारे नोटिस में लेकर के आए, एंड वी विल हाँ, डेफिनेटली तो वर्क ऑन मैं इट। ये और चाहूंगा कि ये रिजॉल्व करके मुझे अपडेट भी दिया जाए कि इस पे कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर मोहन जी जी मेरी बिल्कुल बात सर, सुन रहे हैं तो मोहन जी को भी आइडिया है। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, आप तक प्रॉपर अपडेट आ जाएगा टीम केजीएसएस की तरफ से, और आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। हम इस पे जल्द से जल्द वर्कआउट करके और आपको एक बार एक अपडेट करेंगे कि बिजी के किस रिलीज में ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच ठीक कि है आप सर, ये यही जो, क्वारी थी। हाँ जी, ये जो एरर बाकी था सेशन इसको, आपका अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था, और थैंक यू सर, वी ऑल आर सेटिस्फाइड कि आपने हमारे लिए ये किया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक एक सर और थे हमारे जो कुछ पूछना चाह रहे थे, सो प्लीज सर, मैंने आपको थोड़ा सा स्टॉप किया था, तो आप वापस एक बार अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं सर अब। मैं यही कह रहा था कि जैसा कि इन्होंने अभी बताया ना कि इंटरेस्ट वो उठाता नहीं जब रिटर्न फाइल करते हैं लेट फी का, जी तो उसमें क्या है कि इंटरेस्ट हमें मैनुअली डालना पड़ता है। मैं बिजी सॉफ्टवेयर से ही अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करता हूँ। वो केवल एग्जैक्टली दो केसेस में होता है। जब टीडीएस रिटर्न हमारी ड्यू डेट के बाद फाइल हुई है तो हमें पर डे के हिसाब से मैनुअली कैलकुलेट करके डिपॉजिट कराना पड़ता है, और उसमें हमें मैनुअली एंटर करना पड़ता है फिगर को। या बिल्कुल फिर सर, जो हमने टीडीएस, या फिर जब हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं और उसको डिपॉजिट करने में हम लेट कर देते हैं, तो वो एवरी मंथ और लास्ट जो सक्सीडिंग मंथ होता है 3% डिपॉजिट होता है। तो इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर ये कैसे वेरीफाई करेगा कि किस केस में इंटरेस्ट लगा है इनका। वो तो जो बुक्स कीपिंग कर रहा है वही जानता है ना कि किस केस में मैं इंटरेस्ट जमा करा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये कैसे वेरीफाई कर पाएगा बीजी सॉफ्टवेयर की इंटरेस्ट आप किस केस में करा रहे हैं। भाई सपोज दैट मैंने लास्ट मंथ किसी का टीडीएस डिडक्ट किया और एवरी मंथ की 7 तक मुझे डिपॉजिट करना था, बट ड्यू टू मैं कहीं बिजी हो गया, नहीं कर पाया। अब जैसे 8th हो गई तो लास्ट मंथ एंड दिस मंथ 3% डिपॉजिट कराना पड़ता है हमें। तो ये तो बिल्कुल ठीक हम है ही सर, डिफाइन कर सकते हैं ना कि इंटरेस्ट किस चीज पे और कैसे लगाना है। आई एग्री विद यू सर। बेसिकली दिस इज, मतलब ये है कि एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, और इसके लिए तो मतलब लॉजिकल बेसिस पे काम करना होगा, और आपने जो कहा कि ऑपरेटर को इसको टेक केयर करना होगा। बाकी फर्दर फिर करेक्ट भी हम करेक्ट। एक बार इसको व्यू करेंगे अपने एंड पर। लेट्स सी कि अगर कुछ प्रोविजन बन सकता है किसी लॉजिक बेस पे तो जरूर प्रोवाइड करेंगे। फर्दर सर, आपने सॉल्यूशन तो दिया ही है हमें, उसके लिए भी थैंक यू सो मच कि एरर नहीं है, हम अभी उसको मैनुअली फिलअप करके फाइल कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि इस बारे में मेरी पहले भी 2 साल पहले भी बात हो चुकी है। तो मेरे को यही किसी सीए ने बताया था कि ये तो हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे इंटरेस्ट को। तो बिल्कुल सर। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू तरुण सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू, यू वेलकम। थैंक यू। सो अब सेशन को एंड करते हुए और आपका बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, एक लास्ट सर थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग अस फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड वी विल again meet with very useful or wonderful topics about busy. So thank you so much to joining us, and thanks Apratim for wonderful presentation. Thank you, थैंक यू Vishal. सर। Thank you, Tim. Thank you very much. Thank you, Team Busy. Thank you, Thank you very, thank you. very, very much. Thank you.